नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण और लॉकडाउन के बाद ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा से शुरू करने के लिए आज बैठक में विचार विमर्श किया गया और बैठक में दुकानों को अब सप्ताह में 6 दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। सभी दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी की बंदिशें पहले की तरह ही लागू रहेंगी और रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं मिलेगी। सप्ताह में 6 दिन दुकान खुलने से वहां पर एक साथ होने वाली भीड़ से राहत मिलेगी और साथ ही व्यावसायिक व्यापारिक गतिविधियां शुरू होने से रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। और बैठक में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को भी शुरू करने के उपायों पर विचार किया गया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के बाद प्रदेश के 1371 कारखानों में दोबारा से काम शुरू हो गए हैं और इन कारखानों में 1,03,000 श्रमिक काम पर लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्थानीय लोगों को भोजन के पैकेट बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी किया। और हालांकि वो जनहित में काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा था। उनमें से सभी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे थे। राजस्थान के जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर के योजनाबद्ध और माइक्रो लेवल पर काम किया जा रहा है। राज्य में केसेस बढ़ने के बाद भी कोरोना नियंत्रण में है और सरकार की सतर्कता के चलते ही केंद्र सरकार ने भी जयपुर को कोरोना की रोकथाम में रोल मॉडल माना है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जहां पर हर काम पूरे योजनाबद्ध माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हो रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों को लेकर के सजग हों और लगातार अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पल पल की खबर मुख्यमंत्री ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भले ही पॉजिटिव केसेस बढ़ जाएं, लेकिन इसे नियंत्रण करने के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 12वें जिले हैं जो ग्रीन से रेड जोन में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सजगता से आने वालों को संस्थागत और होम क्वारंटीन सुविधाएं दी हैं और आम वाले भी अनुशासन से 14 दिनों के क्वारंटीन पीरियड का पालन कर रहे हैं। जरूरत है जिस जागरूकता का परिचय और जिस अनुशासन का परिचय राजस्थान के लोगों ने पिछले 60 दिन में दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि बीमारी का ना तो कोई इलाज आया है और ना कोई ये कह सकता कि कब तक चलेगी, तो जब ये कहा जा रहा है कि इसके साथ जीने की आदत डालनी है, तो जो सावधानियां बताई गई है, जिसका पालन हमारे प्रदेश का एक एक व्यक्ति कर रहा है, ये खुशी की बात है। तो उस अनुशासन को हम कभी भंग नहीं करें, तोड़े नहीं। उसी प्रोटोकॉल के साथ कि हम मास्क पहने, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, समूह में इकट्ठा नहीं हों, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को बचा पाएंगे। हिमाचल के सोलन में कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने की और शिव कुमार ने जहां एक और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई, तो वहीं स्वास्थ्य निदेशक हिमाचल की गिरफ्तारी मामले पर भी सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन उनके नेता भ्रष्टाचार की दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके चलते भाजपा की छवि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना काल में सभी कोविड-19 के जो फंड में इसलिए दिल खोल करके दान कर रहे हैं ताकि संकट में फंसे दीन दुखियों, लाचार और बेबस लोगों की मदद की जा सके, लेकिन कुछ लोग इस पैसे पर भी गिद्ध की तरह नजर रखे हुए हैं, जिसका सबूत स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी ने दे दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से खुलकर बातचीत की है। शिवराज सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। ये कलाकारी की, शिवराज जी की मीडिया की राजनीति, सोचते हैं कि फिर से प्रदेश को मूर्ख बनाएंगे, गुमराह करेंगे। शिवराज जी भूल में है। बहुत अंतर है, पिछले 3, 4, 5 साल में बहुत अंतर हुआ है, टेक्नोलॉजी का अंतर हुआ है।
सब लोग समझ रहे हैं। इसीलिए ये जो 24 विधानसभा के चुनाव है, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, जनता इनको जवाब देगी। हम नहीं बिक सकते, आप सौदा कर सकते हो, हम सौदा नहीं कर सकते। हमारे प्रदेश की जनता सिद्धांतों और मूल्यों से सौदा नहीं करने वाली। ये मध्य प्रदेश की सरल स्वभाव की भोली भाली मतदाता और जनता है। इसका फैसला भी हो जाएगा। तो आज इन हालातों में जब मैं छिंदवाड़ा आया हूं, मैं तो एक ही संदेश देता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ, किसान के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है। हमें चिंता अपने कृषि क्षेत्र की है, हमें चिंता अपने आगे आने वाली पीढ़ियों की है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ही अपने प्रदेश का निर्माण करेंगे। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक पर राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता के माता पिता और भाई के हत्याकांड का आरोप लगा है और घटना में आरजेडी नेता को भी गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर है। घटना को लेकर के अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू विधायक ने घटना में संलिप्तता से इनकार किया है तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्हें बचाने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। सरकार को लोगों से कहना चाहते हैं कि नजरबंदी का जो ये खेल कर रहे हैं, ये जो बचाने का जो खेल कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे, ये चलने वाला नहीं है। तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और लगातार बिहार में जो है, जब से लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन के आड़ में अपराध का ग्राफ जो है हद से ज्यादा जो है बढ़ा है। हम लोगों ने 2 महीने लगातार जो है सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन सरकार जो है एक तरह से लगता है कि अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं, बल्कि उनको पूरी आज़ादी है लॉकडाउन का मजाक उड़ाने का, कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने का। तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अगर जन अधिकार पे खतरा हो, अगर जन सुरक्षा पे खतरा हो, तो हम लोग घरों में बैठेंगे नहीं, बल्कि जनता के प्रति, जनता के साथ रह करके उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और संघर्ष। चुनावी साल में प्रवेश कर चुके बिहार में रोज नए मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी जारी है। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस से रेल किराए का 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग की है। और बता दें कि विपक्ष ने राजस्थान के कोटा में फंसे बिहारी छात्र छात्राओं को वापस लाने की मांग को लेकर के राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला था और कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर जंप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा था कि अगर बिहार सरकार छात्रों को वापस लाने में सक्षम नहीं है तो वो रेल भाड़ा देने को तैयार है। हालांकि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद शुरू हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए कोटा में फंसे छात्र छात्राओं की घर वापसी हो चुकी है और ऐसे में सुशील मोदी ने अब कांग्रेस से रेलवे का भुगतान करने की मांग कर दी। पहले तो लोग कोटा कोटा चिल्लाते रहे और बिहार को बदनाम करते रहे कि बिहार सरकार बच्चों को लेकर नहीं आ रही है। हमारा स्टैंड ये था कि देखिए, कोटा बिहार से कम पटना से 1300 किलोमीटर दूर है और इन दूरी से बच्चों को बसों में नहीं लाया जा सकता है। लड़कियां हैं, लड़के हैं, 15-16 साल की उम्र के लोग हैं, रास्ते में कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने कहा था कि जब ट्रेन चालू होगी तो हम बच्चों को लेकर आएंगे। तो जब 1 मई से जब ट्रेन प्रारंभ हो गई तो बच्चे आने प्रारंभ हो गए। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि राजस्थान सरकार ने कहा कि कोटा से जो बच्चे जाएंगे बिहार, उनका खर्च राजस्थान सरकार वहन नहीं करेगी, बिहार सरकार को वहन करना पड़ेगा। और अंत में बिहार सरकार ने 1 करोड़ रुपया अलग अलग डेट्स के अंदर 17 ट्रेनों के लिए जमा किया और तब कोटा के बच्चे आ सके। और ये देखिए, सीनियर डीसीएम जो कोटा रेलवे के जो डीसीएम होते हैं, उन्होंने डीएम कोटा राजस्थान को ये लेटर लिखा है, क्योंकि ये ऑरिजिनेटिंग स्टेट का दायित्व बनता था कि वो पैसा जमा करवाएं। लेकिन जब ऑरिजिनेटिंग स्टेट ने पैसा जमा नहीं किया और हम लोग को मैसेज दिया कि आपको पैसा जमा करना होगा, तो हम लोगों ने फिर पैसा जमा किया। मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए बहुत 1 करोड़ रुपया न तो बिहार के लिए बड़ी बात है, न राजस्थान के लिए बड़ी बात है। तो इसलिए इन बच्चों का किराया राजस्थान की सरकार को वहन करना चाहिए था। 20,000 से ज़्यादा बच्चे इन 17 ट्रेनों के माध्यम से बिहार आए हैं और ये राजद कांग्रेस के लोग जो 3,000 बस
और 300 ट्रेन की बात कर रहे थे। कहाँ गई उनकी ट्रेन, कहाँ गई उनकी बसें? और मैं तो कहूँगा कि राजद कांग्रेस के लोगों का जो पैसा बच गया, तो अगर वो मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपया जमा कर दें तो कम से कम बिहार जैसे गरीब राज्य को कुछ फायदा तो हो जाएगा जो है। केरल में कोरोना वायरस के 40 नए मामले सामने आने के बाद इस महामारी के मामलों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए 40 लोगों में से 37 विदेश और अन्य राज्यों से लौटे हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पत्रकारों से कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 1003 तक पहुंच गई है और इस समय 445 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 1.7 लाख से अधिक लोग निगरानी में हैं। उन्होंने बताया कि कुल 552 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इस महामारी से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विजय ने बताया कि कासरगोड में आज सबसे अधिक 10 मामले सामने आए हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के चलते बड़ा फैसला लिया है। अब सार्वजनिक स्थान पर थूकने और मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन 27 मई शाम तक जारी हो जाएगा और इसकी घोषणा भी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने कर दी है। मास्क को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो मास्क नहीं डालेगा उसको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और जो थूकेगा उसको भी 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना लगाने की पावर काफ़ी लोगों को दी है, बीडीओ को दी है, डॉक्टर को दी है, एसएचओ को दी है। काफ़ी लोगों को ये पावर दी गई है जुर्माना लगाने की। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का अभी फैसला नहीं हुआ क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं बन पा रहा कि कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है। तो अभी उस पर नहीं हुआ। इन 2 चीज़ों पर आदेश। देश के अलग अलग हिस्सों में श्रमिक ट्रेनों से अपने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लुधियाना से अमेठी जा रहे मजदूर की ट्रेन में तबीयत खराब हुई लेकिन समय पर मदद नहीं मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। श्रमिक ट्रेन से अमेठी जा रहे 65 वर्षीय श्रमिक दया बख्श की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और मृतक के पुत्र राम सिंह का यह कहना है कि वो अपने पिता के साथ पंजाब में मेहनत मजदूरी किया करते थे। लॉकडाउन के बाद वहां काम खत्म होने के बाद वो अपने पिता के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अमेठी के लिए रवाना हुए। अंबाला के पास पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई और जिसके बाद रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर फोन किया गया और मदद मांगी गई लेकिन उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम सिंह है। अच्छा, कौन जिले के हो आप? कहाँ के? उत्तर प्रदेश। मेरा ज़िला अमेठी है और मैं मतलब गौरी मेरा थाना है और औरीपुर गांव से हूँ। अच्छा, क्या लगते थे आपके? मेरे पिताजी हैं। क्या नाम उनका? दया बख्श। क्या हुआ उनके साथ? कहाँ से आप लोग आ रहे थे? कहाँ जा रहे थे? हम लुधियाने से आ रहे थे और हमें अमेठी जाना था। अच्छा। और तो इनकी मतलब वहाँ से सब कुछ ठीक था। वहाँ से मेरे पिताजी मतलब आए, साथ में मेरे साथ बैठे। फिर वहाँ से मतलब जैसे अम्बाला तक पहुँचने तक उनको गर्मी से लगी। अच्छा। गर्मी से लगी तो उनको मैं बोला कि आप लेट जाइए, तो लेटने के लिए बोला तो उनको लेटाया मैंने और थोड़ा उनको गर्मी से हो रही तो उनको रुमाल भेज के मैंने उनके माथे पे लगाया कि उनको शायद इससे वजह से हो तो उनको थोड़ा नॉर्मल हो जाएं। फिर थोड़ी देर बाद उनको क्या हुआ कि वो बोल नहीं रहे थे, तो अम्बाला क्रॉस हो गई थी अम्बाला छावनी। तो मैंने रेलवे को फ़ोन किया तो रेलवे ने कहा कि अभी इसमें मेरे पास कोई वो नहीं है, तो कोई सहायता नहीं है। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है। फिर सहारनपुर में गाड़ी रुकी तो मैं पुलिस खड़े थे, मैं उनसे प्रशासन से मैंने बात की कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने फिर गाड़ी रोकी और उसके बारे में सब कुछ बताया। फिर उनको निकलवाया गया। फिर उनकी टीम आई थी, मतलब उनके डॉक्टर की, उन्होंने चेक किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजस्थान सरकार पर कोटा के छात्रों सहित श्रमिकों को बिहार बसों से पहुंचाने को लेकर के राजस्थान सरकार की ओर से किराए की मांग के आरोपों का खंडन करते हुए परिवहन मंत्री
प्रताप सिंह खजरियावास ने कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को शर्म आनी चाहिए। वो इस संकट की घड़ी में ऐसी घटिया राजनीति कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। खजरियावास ने कहा है कि हमने 1 रुपया भी नहीं मांगा है बिहार सरकार से। जब कोटा के छात्रों ने आंदोलन किया तब आपने चुनावी तूल देने के लिए ये सब नाटक आप कर रहे हो। और बिहार एक ऐसा राज्य था जो पूरे देश में जिसने श्रमिकों के आने पर रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने जब कोटा में फंसे छात्रों के आंदोलन को देखा तब आने वाले चुनाव में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उन्होंने राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट की। तब कहीं जाकर के हमने बिहार के छात्रों को कोटा से भेजा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं। दुख इस बात का है कि इस संकट की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिहार में चुनाव आ गए, चुनाव से डर वाजिब है, लेकिन चुनाव मुद्दों पर और अपने काम पर लड़ा जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपकी सरकार छात्रों को और मजदूरों को लेने के लिए तैयारी नहीं थी। पहली सरकार थी देश में जब भारत सरकार का भी विरोध कर रहे था, राज्यों की सरकारें सब छात्रों को ले रही थी, मजदूरों को ले रही थी, लेने जा रही थी, सब अपना काम कर रहे थे। तब आपने साफ मना कर दिया कि हम मजदूरों को छात्रों को नहीं लेंगे। कोटा के छात्रों ने आंदोलन कर दिया आपके खिलाफ, मजदूरों ने आपके खिलाफ आंदोलन कर दिया। आप उस आंदोलन से डर गए और डर कर बाद में आपको आपके मुख्यमंत्री जी को ये बयान डालना पड़ा। टीवी पर आपने विज्ञापन दिए, अब हम जो भी मजदूर आएगा उसको 1000 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे, उसका सम्मान करेंगे। फिर आपने राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट की, बिहार की सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, हम हमारे बच्चों को लेने के लिए आएंगे, हमारे खर्चे पर लेने के लिए आएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बिहार सरकार हो, सबकी ये रिक्वेस्ट थी कि हम हमारे बच्चों को खुद लेने के लिए आएंगे। राजस्थान की सरकार पहली सरकार है पूरे देश में जो श्रमिक बसें लगाकर बिहार, यूपी सब जगह मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ने जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट के मामले में आपने खुद ने पे किया, हमने आपसे मांगा नहीं पैसा। आपको खुद को आने वाले चुनाव में अपनी फेस सेविंग करनी है और उस फेस सेविंग में अपना बचाव करने के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए आपने ये काम किया। आज आपको याद कैसे आ गई है? चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? हम तो बच्चों को भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने ये कहा हम हमारे खर्चे पर बच्चों को लेकर जाएंगे और आपने एहसान नहीं किया है। हम भी हमारे मजदूरों को, बच्चों को जब लेकर आ रहे हैं बाहर से, पेमेंट करते हैं फिर लेकर आते हैं। तो आपने यदि अपने बच्चों के लिए पैसे दे दिए ट्रेन के, तो एहसान थोड़ा किया, आप देना चाहते हैं इसलिए आपने दिए। इसलिए मुद्दों को घुमाइए मत। बिहार का चुनाव अपने काम पर लड़िए। बिहार के चुनाव का मुद्दा नहीं है ये। अब बिहार के चुनाव में अपना बचाव करने के लिए सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं। हमने 1 पैसा सुशील मोदी से और नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लखनऊ हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल यूपी सरकार की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 1 मई 2020 को शासनादेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण स्कूलों में 3 महीने तक कोई पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए वर्तमान सत्र 2020-21 में फीस बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और अपना तर्क रखते हुए कहा है कि ये शासनादेश सरासर अविचारपूर्ण और गैर कानूनी है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू होते ही 24 मार्च से स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी थी और ये पढ़ाई निरंतर जारी है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। 1 मई को जो शासन आदेश आया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेणुका कुमार जी का, उसमें उन्होंने क्लियर ये कहा कि क्योंकि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने कोई पढ़ाई नहीं हो रही, ना पढ़ाई आगे होगी, इसलिए स्कूलों को फीस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है और फीस ना बढ़ाई जाए। हमें लगता है कि रेणुका जी को शायद ये संज्ञान में नहीं है उनके कि हम लोगों जैसे ही लॉकडाउन हुआ 24 मार्च से ही रेगुलर हम लोगों का ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई थी। हमारे सारे टीचर्स, सारा स्टाफ लोग लग के रेगुलर ऑन टीचिंग अच्छे से करा रहे हैं। उसका एक रीज़न ये था कि हम लोग का ध्येय है कि बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास किया। बहुत चैलेंजिंग टास्क था ये ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग में, ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है कि हमें नेट के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, समझाना, एक्सप्लेन करना। तो सारे टीचर ने बहुत डिवोशन से हार्ड वर्क किया और हम लोग रेगुलर चला रहे हैं आज तक और आगे भी चलाएंगे जब तक लॉकडाउन चलेगा। तो उनका ये कहना है कि पढ़ाई नहीं हुई सर्वथा गलत है, अनुचित है। इसी को लेके हम लोगों ने हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट को हम लोगों ने रिट दायर किए लखनऊ हाई कोर्ट में और ये कहा कि हम लोग क्योंकि रेगुलर ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं तो इसलिए हम लोग का हक बनता है। दूसरा जो फी रेगुलेशन एक्ट के तहत जो हम लोगों ने फीस वृद्धि का जो गवर्नमेंट के हिसाब से
जो प्रस्ताव था उसी हिसाब से हम लोगों ने 5% प्लस CPI के हिसाब से लगभग 8.33% का हम लोगों ने बढ़ाया था। पहले प्रोपोजल था और 7 दिन पहले हम लोग क्योंकि पोर्टल पर डाल देना था तो हम लोगों ने जनवरी में ही उसको जनवरी एंड में हम लोगों ने पोर्टल पर डाल दिया था। उसी फीस जो फीस वृद्धि के अनुसार ही हम लोगों ने अपने टीचर की सैलरी तय कर दी, स्टाफ की सैलरी तय कर दी। और ये फीस वृद्धि ना होके बल्कि जो इतना इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो इतना भी हम टीचर्स को नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे टीचर सर्वाइव करेगा और टीचर को हम रिटेन कैसे करेंगे। भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर के कहा है कि हमें कभी भी अपने मतभेदों को दो देशों के बीच आपसी रिश्तों से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और असहमतियों का समाधान बातचीत से करना चाहिए। और सुन वीडोंग ने ये भी कहा है कि चीन और भारत साथ मिलकर के कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण टास्क है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत रखें। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस का हब बन चुका है और ऐसी स्थिति में भी नेताओं की राजनीति जारी है। जहां पर इस समय राज्य के CM उद्धव ठाकरे लगातार बैठकें कर रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र में नेता कोरोना छोड़ करके अपनी राजनीति चमकाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी की लड़ाई में फेल होता महाराष्ट्र अब चारों तरफ से घिरने लगा है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर महाराष्ट्र सरकार को विपक्ष भी घेरने लगा है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है। उधर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार जहां कोरोना संकट पर मंत्रियों के साथ बैठकें करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उद्धव सरकार पर कोरोना का ठीकरा फोड़ते हुए अपना पल्ला ही झाड़ लिया। इसे लेकर जब हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी ने उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी से बात की तो वो मौजूदा सरकार पर बरसते दिखाई दिए। मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में जहां कोरोना संक्रमण लगातार अपना पैर पसार रहा है, इसी बीच राजनीतिक गलियारे में भी तमाम उथल पुथल देखी जा रही है। जिस तरह से कल राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को भी राजनीति में रहना और राजनीति में शामिल होना दोनों चीजें अलग अलग है। ऐसे में हमारे साथ उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी जी हैं, जानकारी देंगे कि किस तरह से ये पूरा राजनीतिक जो पैतरा चल रहा कोरोना के बीच में कहां तक जाके रुकेगा। नहीं, देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो मैं एक बात बहुत ईमानदारी से बताना चाहूँगा।
हम लोगों ने भी मिलीजुली सरकार अटल जी के ज़माने से चलाई है। जो भी प्रधानमंत्री बनता है उनकी जवाबदारी हो जाती है, जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जवाबदारी होती है। 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी ने भी शिवसेना के लोगों को साथ में लेकर सरकार चलाई। हमारे मुख्यमंत्री या तो हमारे मंत्रियों ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये शिवसेना के पास डिपार्टमेंट है वो करते नहीं है, ऐसी कभी भी बात नहीं हुई। जो मुख्यमंत्री होता है उसका पूरा वो जवाबदारी होता है। और मेरे समझ में आता नहीं है, 4 दिन के पहले पृथ्वीराज चौहान जी का आप मीडिया के लोगों ने बताया, वो कहते हैं कि बाबा हम तो सरकार में है, हमारा कुछ चलता नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर आप सरकार में क्यों हो? और आज फिर वापस राहुल गांधी जी ने कल बात कही, आप जो भी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, जो भी सरकार में है, आप सारे लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है, तीनों पार्टी की जवाबदारी होती है। अब ये शिवसेना के लोगों ने समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि सरकार में रहना और सरकार चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो क्या राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं? पल्ला झाड़ रहे हैं। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति, जो कांग्रेस पार्टी ने इतने साल देश में राज चलाया, उसके मुखिया ने बात करते समय, मीडिया के सामने जाते समय, और वो भी कोरोना जैसी महामारी देश में जब चल रही है, ऐसे समय में बात करते समय बहुत जवाबदारी से और बहुत जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। आप है ना, शरद पवार जी जैसे इतने बड़े महारथी है, मैं मानता हूं कि चलो ठीक है, उद्धव जी निर्णय लेते हैं नहीं लेते वो तो उनको मालूम है, लेकिन शरद पवार जैसे एक अनुभवी नेता है, शरद पवार के ऊपर कांग्रेस पार्टी है जिनका इतने साल का अनुभव है काम करने का, इसलिए आप ये बात नहीं कर सकते हो कि हमारा इसमें स्टेक कितना है, हमारा कितना सुनता है, कितने नहीं सुनते हैं। आपका सुनने न सुनने से महाराष्ट्र के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का उन्होंने ख्याल करना चाहिए। और मैं शिवसेना के लोगों से भी निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा साथ दिया है, सहयोग दिया है, और ऐसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कल कहा है हमारा पूरा साथ रहेगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना साहब, आपको काम तो करना पड़ेगा, आपको निर्णय तो लेना पड़ेगा। हमारा साथ, हमारे पार्टी के लोगों का साथ आपको कहाँ चाहिए वो बताइए आप। और आपके पार्टनर लोग भी इस तरह से बात आज करते हैं, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। एक तो महाराष्ट्र और उसमें भी मुंबई बहुत ही चिंताजनक स्थिति में कोरोना के महामारी में है, और सरकार चलाने वाले लोगों का इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर बार बार आएगा तो लोगों की मनस्थिति और बिगड़ेगी। क्या लगता है सर, सरकार में यहाँ महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने की उम्मीद है? देखिए, इसके बारे में मेरे पार्टी के बड़े नेता लोग कहेंगे, ये मेरा काम नहीं है। मुझे जो दिखता है, मुझे जो समझ में आता है वो मैं कह रहा हूँ। वैसे भी मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कभी भी इस प्रकार का देता नहीं, लेकिन ये जो बातें पृथ्वीराज चौहान जी का और राहुल गांधी जी का सुनने के बाद में मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि लोग कुछ आशा लेकर बैठे हैं साहब। अब वो कुछ करते नहीं है और हम कुछ बोलेंगे नहीं तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने बोलने का प्रयास किया है। बाकी सरकार चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगी, इसके बारे में पार्टी के बड़े नेताओं से आप संपर्क करेंगे तो जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की 1.5 घंटे मीटिंग हुई, लेकिन किसी को अब तक पता नहीं लगा वो मीटिंग किसको लेकर थी। संजय राउत लगातार बयान भी दे रहे हैं, तो क्या आंकड़ा लगाया जाए? नहीं, मैं उस झमेले में जाना नहीं चाहूँगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, कोरोना जैसे महामारी में आप कहते हैं कि ह्यूमन पावर ज़्यादा होना चाहिए। अब ये तो आप ह्यूमन पावर डाउन कर रहे हो, लोगों का आप डाउन कर रहे हो, तो ये मत करिए। लोगों को एक हिम्मत देने का आवश्यकता होता है। जैसे मोदी जी आते हैं एक बार स्टेटमेंट देने के लिए तो लोग 50% तैयार हो जाते हैं, 50% तैयार हो जाते हैं। तो मैं वो अपेक्षा उद्धव जी से चाहूँगा, शिवसेना से चाहूँगा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी का कैसे सपोर्ट लेने का, कितना लेने का, वो आप तय करिए ना। महाराष्ट्र की जनता तो आपके ऊपर निगाह टिका के बैठी है। कोरोना की लड़ाई में उद्धव सरकार फेल क्यों हो रही है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो सरकार चलाने के लिए किनके साथ में जाना चाहिए, ये मुख्य बिंदु था उसमें से। अब ये इनको लेकर चलने से अब ये तो कोरोना आ गया, एक समाधान दिखाई देता है। कम से कम किसानों का आंदोलन इनकी सरकार आने से रुक गई, किसानों का आंदोलन रुक गया है। ये एक समाधान कारक बात है कि किसानों की सारी समस्या खत्म हो गई। मराठा आंदोलन का सारा समस्या खत्म हो गया है ना, सारा समस्या खत्म हो गया। तो ये महाराष्ट्र की जनता भी जानती है भी आंदोलन समस्या कौन खड़े करते हैं, किस तरह से खड़े करते हैं, ये भी थोड़ा सीखने और समझने के लिए मिला है। लेकिन उन सारे बातों को बाजू में रखकर मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक काम करने वाली सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार की आवश्यकता है, और ये तीनों पार्टी ने मिलकर उसके बारे में सोचना चाहिए। ये थे उत्तर मुंबई सांसद जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा हमेशा से इस कोरोना की लड़ाई में उनके साथ में है। रही बात उनके जो विलिंग पावर है उनको बढ़ाने की, ऐसे में सरकार को लगातार उनके साथ खड़े होने चाहिए। कैमरा पर्सन अशोक देखकर मैं सत्यकार सोनी, NB न्यूज।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर स्थित होटल में बुधवार की शाम अचानक आग लग गई और होटल में मौजूद कुछ कर्मचारी समझ पाते तब तक चिंगारी ने होटल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। जब हादसा हुआ तो उस वक्त होटल बंद ही था, किचन वगैरह में कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए घटना की वजह शॉर्ट सर्किट को ही माना जा रहा है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो रायपुर रेलवे स्टेशन के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक होटल में आग लगी है और जब तक वहां पर जो भी कर्मचारी थे, जब तक वो इस बारे में कुछ समझ पाते, सोच पाते, तब तक एक बड़े हिस्से में आग लग चुकी थी। जिसके बाद दमकल की टीम को सूचित किया गया और वहां पर 3 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। ये भयानक डरा देने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कितनी भयानक ये आग लगी और इस आग को बुझाने के लिए 3 गाड़ियां दमकल की वहां पर पहुंची पूरी टीम के साथ और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर स्थित है ये होटल जहां पर ये आग लगी है। ये हादसा हुआ है। पवन ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, क्या कुछ पूरी जानकारी इस हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन स्थित ये जो होटल है, होटल भी राय, उसमें 8 बजे के लगभग भीषण आग लगी थी, जिसके कारण होटल पे नीचे भी जो रेस्टोरेंट थे उसमें पूरी तरीके से जल के खाक हो गए हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग जो फायर कर्मियों से जो बातचीत हुई है होटल के मैनेजर से, तो लगभग 1 करोड़ से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है जी। हालांकि जिस तरह से हर साल गर्मी शुरू होती है नौतप्पा, राजधानी में आग का सिलसिला शुरू हो जाता है जी। कि नौतप्पा जी पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या इस होटल में कोई कोविड-19 का मरीज भी, जिस तरीके से होटल में क्वारंटीन किए गए हैं कुछ लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, ऐसे लोगों को भी होटल में रखा जा रहा है, क्या इस होटल में भी कुछ ऐसे लोग थे? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था इस होटल में। क्योंकि रेलवे खत्म परिसर में है और रेलवे खत्म पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा गया था और कोरोना के चलते होटल पूरी तरीके से खाली था जी। तो अधिकतर देखा जाता है कि स्टेशन परिसर में और होटल में पैसेंजरों की आवाजाही जो होती थी भीड़ रहती थी होटल में। जी पवन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितना नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बात हुई है हमारी, जिस तरह से जांच चल रही है उसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है क्योंकि होटल के अंदर बार है, उस बार पे और रेस्टोरेंट पे अधिकतर कमरे तक में आग पहुंच चुकी थी, तो लगभग ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक का नुकसान होटल पे हुआ है आग जलने से चलते। जी पवन, कितना वक्त लगा है आग पर काबू पाने के लिए? क्या अभी भी वहां पर कोई ऐसी बात नजर आ रही है कि अभी भी आग लगी हुई है या फिर बिल्कुल पूरी तरह से बुझा दी गई है? नहीं, अभी भी फायर कर्मी इसमें लगे हुए हैं जी। हालांकि आग में काबू पा लिया गया है लेकिन होटल को पूरी तरीके से फुल किया जा रहा है क्योंकि पूरे कमरे में आग थी, पूरे कमरे को ठंडा किया जा रहा है। लगभग 5 से अधिक गाड़ियां लगी थी और गनीमत ये होटल के अंदर से 10 से अधिक भरे हुए सिलेंडर फायर कर्मियों ने बाहर निकाला है जी। अगर गनीमत माना जाए अगर सिलेंडर तक ये आग पहुंच जाती जी तो बड़ा हादसा हो सकता था स्टेशन परिसर के अंदर से जी। पवन, और इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे होटल के आसपास क्या कुछ और भी नुकसान हुआ है या सिर्फ होटल में ही ये नुकसान हुआ है और आग को बुझा लिया गया उससे पहले? बिल्कुल, जो होटल बना हुआ पूरे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो होटल के नीचे एक मारियो रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में भी जल के खाक हो गया। उसके आगे बड़ी जो भी हिस्से थे दुकानें थी वो भी उसकी चपेट में आ गए हैं जी पवन, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां पर रेलवे स्टेशन में एक होटल में ये आग लगी और दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची, तत्काल प्रभाव से आग पर काबू पा लिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में कोहरा मचा रहा है। जहां अमेरिका इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो वहीं एशियाई देशों में अब भारत टॉप पर पहुंच रहा है। लगातार बढ़ते इस संक्रमण से अब पूरी दुनिया बेहाल हो चुकी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए।
कोरोना वायरस से देश के साथ ही पूरी दुनिया में हाहाकार मची है। जहां भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में बुधवार शाम तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,54,000 से ऊपर पहुंच गई है, जबकि 4,381 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो देश में 65,511 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 84,000 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 3,53,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 57,18,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 24,56,400 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात करें तो अमेरिका की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहां 17,29,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। अमेरिका के अलावा अगर दूसरे देशों की बात करें तो मौत के मामले में ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस अभी भी टॉप 5 में बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की, तो यहाँ पर 37,048 मौत हो चुकी हैं, जबकि 2,65,277 यहाँ पर मरीज हैं। और इटली में 32,955 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,30,555 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं फ्रांस में 28,530 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,82,722 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्पेन में 27,117 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां पर 2,83,339 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं इसके अलावा अगर साउथ अमेरिकन देश ब्राजील की बात करें तो वहां भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। यहाँ करीब 4 लाख लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके अलावा अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो ब्राजील के बाद 13 ऐसे देश हैं जहां 3,000 से लेकर 10,000 तक लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस तरह अगर पूरे विश्व की बात करें तो दुनिया के 190 देश ऐसे हैं जो कि अभी भी कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 20 से ज्यादा देश ऐसे भी हैं जो कि कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। हर रोज 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो रही है, जबकि रोजाना 90,000 से 1 लाख तक नए मामले सामने भी आ रहे हैं। लगातार बढ़ते इन मामलों ने पूरे विश्व की इकोनॉमी हिलाकर रख दी है। फिलहाल कुछ देशों ने लॉकडाउन में ढील दी है और कुछ देशों ने पूरी तरह से छूट दे दी है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के अजमेर में ईद के मौके पर दरगाह परिसर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर नमाज अदा करने का मामला सामने आया है। दरगाह कमेटी के नाजिम
शकील अहमद की ओर से इस बाबत पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई थी और जिसके बाद दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारी हासिल की जा रही है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कौन लोग थे। पाबंदियों के तहत दरगाह में जरूरी धार्मिक रस्मों की अदायगी के लिए स्वीकृत और चिन्हित लोगों को दरगाह में निजाम गेट से प्रवेश की सशर्त अनुमति दी गई थी, लेकिन ये जानकारी में आया है कि 25 मई सोमवार को सुबह 4 से 7 बजे के बीच स्वीकृत संख्या से अधिक बिना स्वीकृति के अज्ञात व्यक्तियों ने दरगाह में प्रवेश किया, जबकि दरगाह में मुख्य निजाम गेट से पुलिस कर्मियों की निगरानी में प्रवेश रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही प्रवेश किया जा सकता था। इसके बावजूद अधिकृत संख्या से अधिक लोगों ने प्रवेश कर संदली मस्जिद में फजर की नमाज में शिरकत की और लॉकडाउन का उल्लंघन किया। दरगाह कमेटी के नाजिम साहब की तरफ से ईद के दिन सुबह फजर के टाइम में दरगाह के अंदर बिना प्रशासन की अनुमति के प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा रोक के बावजूद नमाज पढ़ने के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ी? दरगाह के अंदर की संदली मस्जिद में। कितने लोग समझे? वो अभी तफ्तीश का विषय वो देखते हैं। उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ है जो जिसके संबंध में तफ्तीश कितने वो पूरे तफ्तीश का पार्ट है। पूरे तफ्तीश का हर पहलू पे तफ्तीश की जाएगी। यूपी के मथुरा में सूर्य देव के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। गर्मी के कारण आमजन की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। आसमान से आग बरसती प्रचंड गर्मी ने आमजन को बेहाल कर दिया है और सुबह से जारी गर्म हवा के चलते लू का एहसास वहां पर बना रहा। गर्म हवाओं के चलते बाजारों और सड़कों पर वीरानी छाई रही। मकानों और प्रतिष्ठानों में लगे कूलर पंखे भी गर्मी के आगे बेबस साबित होते हुए दिखाई दिए। वहीं पशु और पक्षी भी इस गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी के चलते तन बदन झुलसने लगा है और तापमान बढ़ने से लोगों में व्याकुलता और बढ़ गई है। दुपहिया वाहनों पर चलने वालों के चेहरे तो गर्म हवाओं के थपेड़ों से झुलस उठे और गर्मी बढ़ने के कारण बाजारों में भी भीड़ भाड़ कम रही। कृषि विज्ञान केंद्र पर बुधवार को तापमान न्यूनतम 29 और अधिकतम 44 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि जल्द ही बारिश होने की संभावना है और लोगों को राहत मिल सकती है। आज मथुरा में अभी हमारी जो संभागीय कृषि परीक्षण में प्रदर्शन केंद्र राया मथुरा पर जो मौसम वेधशाला है उसमें आज बुधवार का तापमान नोट करने के बाद में ये निष्कर्ष निकला है कि जो मिनिमम तापमान जो आज रहा वो 29 डिग्री सेल्सियस रहा और जो अधिकतम तापमान रहा वो 44 डिग्री सेल्सियस रहा। तो सर आगे मौसम विभाग की क्या संभावना है, क्या प्रयास लगाए जा रहे हैं? जी, आगे मौसम विभाग में चूँकि 1 या 2 दिन तो मौसम में जो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो उसी हिसाब से 1 या 2 दिन रहेगा, लेकिन उसके बाद में मौसम विभाग जो हमारा मौसम विभाग है वहाँ से ये सूचना आ रही है कि आगे जाके पानी बरसने के चांस। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वायरल ऑडियो के मामले में हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है और बिंदल ने कहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले में बीजेपी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित तौर पर एक ऑडियो सीडी जारी हुई। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निदेशक महोदय को गिरफ्तार किया और विजिलेंस को मामला देकर के संपूर्ण उसकी जांच का काम जारी है। फिर भी चंद लोगों द्वारा इस ऑडियो सीडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जोड़ने का काम किया गया। मैं यह विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस ऑडियो सीडी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने में मात्र समाज सेवा के काम में पूरी तरह संलग्न रही। 3000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके 60,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जागृत करते हुए
लाखों लाखों लोगों को भोजन राशन। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए वायरल ऑडियो के मामले ने अब सियासत को गर्मी दे दी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अब साफ तौर पर यह कहा है कि इस मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी देखने को मिली है और एसपीआर सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति को सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने बुरी तरह से पीटा है, जिससे दंपति के हाथ और पैरों में फ्रैक्चर आ गया है। कुछ लोगों को घेर कर मारते इन सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी यह बताने के लिए काफी है कि इन लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति को अपने पेंट हाउस के मेंटेनेंस के लिए बोलना भारी पड़ गया है। दंपति अपने कुछ कर्मचारियों के साथ सोसाइटी में पहुंचा तो पहले से वहां पर मौजूद बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड ने उनको बुरी तरह से पीटा और जिसमें पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गए। ये कल एसपीआर सोसाइटी है, उसके अंदर मिस्टर खरबंदा है, वो रहते हैं। वो अपने कुछ कंपनी के कर्मचारियों को लेकर वहाँ गए थे। उनकी जो एसपीआर की जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उससे उनकी तूतड़ाक हो गई। उसके बाद जो कंपनी के गार्ड्स वगैरह हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, बाउंसर वगैरह हैं, उन्होंने आके इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। लाठी और डंडों से इन पे हमला कर दिया, जिससे इनको 5 आदमियों को चोट आई हैं जो एशियन के अंदर एडमिट है। शिकायत क्या थी, मामला क्या था, किस बात को लेकर बात? मामला इनका अपनी सोसाइटी की छोटी छोटी बातें हैं। वो सोसाइटी RW कहते हैं मास्क नहीं लगाता, वो कहते हैं गार्डों को धमकाता, इस तरह की छोटी छोटी इनकी बात थी। उसी बात को लेकर इनका जो है ये झगड़ा हुआ। कोरोना महामारी पूरे देश में अपना कहर जमकर बरपा रही है। लगातार देश में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के अब आने वाले जनपद के प्रवासी मजदूरों में भी कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। अगर बात करें यूपी के मुजफ्फरनगर की, तो यहां पर अब लगातार प्रवासी मजदूरों के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। जहां बुधवार को कोरोना सैंपल रिपोर्ट में तमिलनाडु से आए 10 प्रवासी मजदूरों के पॉजिटिव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। 18 सैंपल की रिपोर्ट आई है, उसमें से 10 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये सभी जो है किसान इंटर कॉलेज में थे वहाँ के कटौली में, और रहने वाले सब जो है कवाल के हैं, और ये सब तमिलनाडु से आए हुए थे। फिल्टर होम को रोका गया था, वहीं जाँच कराई गई थी। और 25 केस पहले के हमारे थे, 10 केस को मिला के 35 केस हो गए हैं। हॉटस्पॉट के डॉक्टर्स की टीम गई हुई है, उनके रिपोर्ट के आधार पर हम डिसाइड करेंगे। रामपुर के गंज कोतवाली क्षेत्र में नई तहसील के पास मंगलवार की रात बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ईदगाह गेट निवासी प्रॉपर्टी डीलर किसी कार्य से मंगलवार की रात को बाइक से निकला था। तहसील के पास कुछ लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर के पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। सूचना आई कि नई तहसील के सामने एक युवक को गोली मार दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा था कि युवक की मृत्यु हो गई। फिर भी पुलिस उसे अस्पताल ले आई और वो मृत हो चुका है। उसके मोबाइल के माध्यम से प्रयास किया गया तो पता चला कि ये ताबिश नाम का युवक है, जो ईदगाह गेट के पास थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। क्या रंजिश, किससे रंजिश थी, इन सब कारणों के बारे में पुलिस और उसके मित्रगण लगातार छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल अभी कोई ऐसा सूत्र हाथ नहीं। पंजाब के बठिंडा के सिविल अस्पताल के बाहर अलग अलग समूहों ने धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकारी अस्पताल को क्वारंटीन के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते वहां की जनरल ओपीडी बंद कर दी गई है, जो लोकल गांव में एक ही है।
उन्हें दूसरी बीमारियों के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें गांव छोड़कर काफ़ी दूर अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। लोग अगर इलाज के लिए भटिंडा के सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर भीड़ होगी। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द गांव के सरकारी अस्पताल की ओपीडी को चलाया जाए और साथ ही लोगों ने मांगे नहीं मानने तक आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਾ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆਗਾ ਜੋ ਕੁੱਦਿਆ ਦਾ ਕਿ ਓਪੀਡੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ 10-20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੇੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਓਪੀਡੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਵਧੂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਐਸਐਮਓ ਆ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀ ਜਰਨਲ ਓਪੀਡੀ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਗਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ देना है। छत्तीसगढ़ के कासगंज अपने पैतृक गांव लड़की की शादी करने आ रहे एक परिवार की बोलेरो जीप नेशनल हाईवे पर यूपी के इटावा में खड़े ट्रक से भिड़ गए और इस हादसे में मां और 2 बेटों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इटावा पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये दुर्घटना सुबह हुई है और वहीं पुलिस के मुताबिक राजाराम 25 साल से छत्तीसगढ़ में रहकर कारोबार कर रहा है और बेटे की शादी के लिए गांव जा रहा था। शुरुआती जांच में बोलेरो की ब्रेक का फेल होने से हादसा होने की बात कही जा रही है। क्या नाम है भैया, क्या घटना हुई और कितने लोग आपके इसमें खत्म हो गए? 3 लोग तो खत्म हो गए मतलब जगह पे ही, और उनके जो 3 लड़कियां हैं उनकी भी चोट है, पिताजी की भी चोट है और ड्राइवर की भी चोट है। ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? छत्तीसगढ़ से आ रहे थे, अपने गांव जा रहे थे शादी के लिए लड़की की। अच्छा, ये लोग छत्तीसगढ़ से क्या काम करा करते थे? व्यापार करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस जैसे साड़ी कपड़ा, वहीं पे ये लोग रहते हैं। मकान भी ले रखा वहीं पे। तो ये लोग अभी घर आ रहे थे शादी के लिए। 10 तारीख को शादी थी इनकी लड़की की। ये हादसा किस वक्त हुआ, आपको क्या जानकारी हुई? 4 बजे हमारे पास फ़ोन आया मामा के जो है ना, तो ये लोग समधी हैं, तो मामा का फ़ोन आया कि इनका मतलब एक्सीडेंट हुआ है इटावा के पास, आप वहाँ तुरंत पहुँचिए। हमको आना पड़ा। अच्छा, परिवार में मतलब कितने लोग हैं इनके? इनके 3 लड़कियाँ हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं भाई, 7 लोग। यूपी के चंदौली में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सदर कोतवाली क्षेत्र के जगदीश सराय हिनोता गांव के नजदीक मंगलवार को मालगाड़ी से कट करके महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर के मंडल मुख्यालय को खबर करने के बाद मौके पर रेलवे के आला अधिकारी पहुंचे और इसके बाद शवों को विशेष ट्रेन में रखकर चंदौली मझवार स्टेशन पर पहुंचाया गया। ट्रेन से बुरी तरह से कटने से शव क्षत विक्षत हो गए और जिससे शिनाख्त में काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं और इसे हादसा या आत्महत्या माना जाए, इसको लेकर के भी रहस्य गहराया हुआ है। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मानकर तफ्तीश कर रही है और मौके से एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है। फिलहाल पुलिस सिम के जरिए जानकारी जुटाने में लगी हुई है। देखिए, जो मुगलसराय से गया की तरफ जो डाउन रेल पटरी है चंदौली थाना क्षेत्र के हिनौता गांव के पास में, रेल की पटरी पर दुर्घटना होने की सूचना मिली है। इस पर हम लोग आए तो पता चला कि रेल की पटरियों पर 400 जो है कटी क्षतविक्षत अवस्था में मिले हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष का डेड बॉडी जो है पड़ी हुई थी। सभी डेड बॉडी को उठाकर मर्चरी भेजा गया है। किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रेल के पटरियों पर हम लोगों ने 2 किलोमीटर तक ढूंढा है, कोई झोला बस्ता बैग वगैरह नहीं मिला है और इनके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। रेल के ड्राइवर ने आगे जाकर चंदौली स्टेशन पर बताया था कि रेल की पटरी पर 3 लोग सोए हुए दिखाई दिए हैं, जिन पर से ट्रेन गुजर गई है। हरियाणा के फतेहाबाद में धान रोपाई पर सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस आखिरकार
सड़क पर उतर गई है और डीसी दफ्तर के सामने सांकेतिक धरना दिया है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में दिए गए इस धरने की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और ऑल इंडिया कांग्रेस के मीडिया विंग के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने की है। हालांकि इस धरने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया और धरने में शामिल आधे से ज्यादा लोगों के मुंह पर ढंग से मास्क तक नहीं लगा हुआ था। फिर भी किसानों की ओर से इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद अब विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने इस मसले को भुनाने का फैसला किया है और इसी के चलते सांकेतिक धरने की सूचना औपचारिक रूप से दी गई और दोपहर में दोनों कांग्रेस नेता फतेहाबाद पहुंच भी गए थे। अभी जो ये मुद्दा है धान की खेती का, जिस पर ये रोक लगा रहे 8 ब्लॉक्स पर कि बिल्कुल आप धान की खेती नहीं कर सकते, उनमें हमारा ये भी एरिया है। यहाँ के किसानों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, रतिया के किसानों ने खुद अपने आप सड़क पर आए, अपने मुद्दे को उन्होंने उठाया और लोगों के बीच में लेकर गए। सरकार के पास उन्होंने मेमोरेंडम दिया, लेकिन हमें लगता नहीं कि इसकी सरकार के कान पे जूं तक रेंगेगी। और इनके तालमेल का भी आपको मालूम है कि एक मंत्री आकर क्या बोल देते हैं और ऑर्डर कुछ और है। ऑर्डर आपके पास है, हम आपको अभी दे भी देंगे। और इससे हजारों नहीं लाखों एकड़ भूमि प्रभावित होती है। 4,44,000 एकड़ का आधा भी आप ले लीजिए, जो 50% पर कहा है, तो 2,22,000 एकड़ तो सीधी सीधी हो गई। 2.25 लाख एकड़ आप समझ लीजिए। जब से इनकी सरकार आई है, ये किसान विरोधी सरकार है। इनकी जो प्लान है, आप इस बात को समझ लीजिए, आगे आगे ये एमएसपी पर भी इनकी नजर है। हजारों किसान आज यहाँ नहीं है। ये सांकेतिक धरना है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आप बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सकते। महत्वपूर्ण विषय ये है कि रतिया में, जैसा शैलजा जी ने बताया, 1,01,000 एकड़ पर अब आप खेती नहीं कर सकते धान की। 75,000 एकड़ में सरसा ब्लॉक के अंदर धान की खेती नहीं हो सकती। 1,39,000 एकड़ में कैथल में सीवन और गुला चीका में नहीं हो सकती। 1,40,000 एकड़ में धान की खेती पर बबैंड, इस्माइलाबाद, पीपली इत्यादि इलाकों के अंदर बैन लगा दिया है। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी, पीपली से लेकर सरसा तक अगर किसान धान की खेती कर ही नहीं सकता तो किसान रोजी रोटी खाएगा कैसे? और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां आए, जैसा शैलजा जी ने कहा, वो झूठ की खेती करके चले गए, लोगों को बरगला और गुमराह करके चले गए। दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब आज भी किसान को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।